बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप दोस्तों का शुक्रिया कि आज आप आए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसकी वही तसलसल है जो चेयरमैन साहब ने हुक्म किया है कि मिनिस्टर साहिबान अपनी गवर्नमेंट की जो कारकर्दगी है, जो अचीवमेंट्स हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो मुश्किलात हैं, वो मीडिया के दोस्तों को बताएं। और उसी सिलसिले में जिस तरह हम असम्बली में जाके जवाबदेह होते हैं, तो एक दफ़ा फिर एक नया डे हमारे लिए मुख्तस हुआ है। सईद भाई की मेहरबानी है कि मीडिया के सामने भी हमें, और होना भी चाहिए, क्योंकि मीडिया हमारी जमहूरियत का अहम सतून है और हमें ज़रूर जो हमारी अच्छी बातें हैं वो हमें पता भी चलती हैं, जो हमारी खामियां हैं वो आप पॉइंट आउट भी करते हैं, तो आपका शुक्रिया। इस सिलसिले में मुझे अगस्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये ज़िम्मेदारी दी कि मैं इरिगेशन के पोर्टफोलियो को देखूं, और तब से इसको कोई 4 महीने हो गए मुझे इसको देखते हुए। तो इसके जो चैलेंजेस हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट के, और उसके लिए जो सिंध गवर्नमेंट अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब फेडरल गवर्नमेंट में इसके हल के लिए कोशिश की, उसकी कुछ बातें आपके गोशेगुजार करूँगा। सबसे बड़ा दुनिया में अगर पानी का इरिगेशन का नेटवर्क है वो पाकिस्तान के अंदर है, और सिंध के अंदर अगर किलोमीटर्स की हम बात करें, कोई 21,294 किलोमीटर्स का वाटर का कैनाल सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है, या छोटी डिस्टिलरीज, या और कोई 43,000 वाटर कोर्सेज। और जो मेन कैनाल्स किलोमीटर्स में हम बात करें, 1976 किलोमीटर सिर्फ हमारे मेन कैनाल्स हैं इरिगेशन का। और इतना बड़ा नेटवर्क मैं समझता हूँ कि दुनिया के चंद बड़े नेटवर्क्स में से एक नेटवर्क है इरिगेशन का जो सिंध के अंदर है। और 3 हमारे बैराजेस हैं, 14 हमारे मेन कैनाल्स हैं जो पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए काम आते हैं। वो ज़रूरियात सिर्फ इरिगेशन की नहीं, म्यूनसिपल कमेटीज़ को अगर पीने का पानी हो, अगर बल्क वाटर सप्लाई हो मिल्स को, वो भी इरिगेशन डिपार्टमेंट के ही हाँ से पूरी होती है। तो इसके चैलेंजेस, हमें सबसे बड़ा चैलेंज जब मैंने ये पोर्टफोलियो दिया मुझे मिला, वही जो सालों से हमारा कि पानी की शार्टेज सिंध का सबसे बड़ा मसला। हमारी इकॉनमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर के ऊपर, और एग्रीकल्चर डिपेंड करता है पानी के ऊपर। और वो पानी एग्रीकल्चर का जो हमारे जीडीपी में शेयर है वो 23% के करीब है, और उस हवाले से सबसे बड़ा जो शेयर है अगर जीडीपी के अंदर, वो एग्रीकल्चर का है, और एग्रीकल्चर हमारा डिपेंड करता है पानी के ऊपर। तो पानी के ऊपर जो शार्टेजेस थी, एक तो शार्टेज वो थी जिसके ऊपर हमारा डिस्प्यूट इट्सा के साथ है। एक शार्टेज वो है जो 1991 के अकॉर्ड में हमें पानी जितना होना चाहिए वो नहीं मिल रहा। नए कैनाल्स अपर रिपेरियन बनाता जा रहा है, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये स्ट्रेटजी बनाई कि हमें लाइनिंग करनी चाहिए कैनाल्स की, जिस तरह इस मसले को हम मुंह दे सकें, फेस कर सकें। तो वाटर लाइनिंग के सिलसिले में हमने जो स्कीम्स बनाई है उसमें अराउंड कोई 2008 से लेके अब तक कोई 3200 किलोमीटर के नए कैनाल्स सिंध गवर्नमेंट ने बनाए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने के एफर्ट्स से। उस कैनाल्स को लाइन किया गया है इसको सामने रखते हुए। तो मैं अगर सेक्टर वाइज आपको बताता चलूँ कि जो पहला जो हमारा सेक्टर है वो वाटर और ड्रेनेज का सेक्टर है। उस सेक्टर के लिए हमने जो पैसे रखे हैं इस साल, उसकी टोटल ऑनगोइंग स्कीम 138 है, 84 उसकी न्यू स्कीम्स हैं। ऑनगोइंग के ऊपर हमने कोई 14 बिलियन रखे हैं, 2.4 बिलियन हमने रखे हैं न्यू के लिए। इसी तरह वाटर लाइनिंग के ऊपर 16 हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स चल रही हैं, उसमें से 15 अब इस साल हम कंप्लीट करेंगे। तो इस दफ़ा जो
509 किलोमीटर लाइनिंग के कैनाल्स के ऊपर हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स चल रही है। 32 हम कंप्लीट कर चुके हैं, 509 किलोमीटर के ऊपर हम काम इस दफ़ा कर रहे हैं। और 23 हमने 10 बिलियन की लागत से नई स्कीम्स रखी हैं कि नई स्कीम्स में हम अप्रूव करके उसमें हम नए कैनाल्स की लाइनिंग शुरू करेंगे, जो ऑब्वियसली। तो तीसरा है हमारा थरकोल। थरकोल आपको पता है कि सिंध गवर्नमेंट ने पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया और थरकोल के अंदर थर के लिए पानी मुहैया करना, बिजली पैदा करने के लिए एक अहम ज़रूरत थी, जिसके ऊपर हमने अब 4 हमारी ऑनगोइंग स्कीम्स हैं। एक न्यू स्कीम है थरकोल के ऊपर और 546 मिलियन रुपये ऑनगोइंग के ऊपर है और 175 मिलियन रुपये हमारे न्यू स्कीम्स के ऊपर हैं। तो थर के लिए पानी पहुंचाना, थर के ऊपर पानी की जो ज़रूरत है उसके लिए बिजली बनाने के लिए, उसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपने एडीपी के पैसे लगाए हैं, जिस तरह पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म कर सकें। और वो बहुत बड़े पैसे हैं जो सिंध गवर्नमेंट को, यकीनन हम ये क्लेम करते हैं कि थर बदलेगा पाकिस्तान, और यकीनन जब एनर्जी वहाँ से अभी पैदा होना शुरू हो गई है तो पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस ख़त्म होगा तो हमारे इकानमी का भी पया चलेगा। और हमें मैचिंग एलोकेशंस हमारे पास है कि जहाँ पे हमें डेवलपमेंट स्कीम्स हमारे पास मैचिंग एलोकेशंस में हैं, और वो मैचिंग एलोकेशंस में हमारे पास ऑनगोइंग 5 स्कीम हैं, 2 न्यू स्कीम हैं। एक स्कीम हमारे पास पीएसटीपी की थी, जब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने एक स्कीम, उस वक्त इस पार्टी ने कहा कि पानी की शार्टेज हो रही है कि हम एक स्कीम ऐड कर दें, और वो स्कीम ये थी कि सिंध में फेडरल गवर्नमेंट पैसे इन्वेस्ट करे और चैनल्स पानी के नए बनाएं। तो 109 चैनल्स पॉइंट आउट किए गए। 109 चैनल्स में से 56 चैनल्स कंप्लीट हुए, और जब से ये हुकूमत आई है पीटीआई की, इसने 32 हमारे जो चैनल्स के ऊपर काम चल रहा है वो बंद हो चुके हैं, उनके लिए पैसे रिलीज़ नहीं किए जा रहे जो 4 अरब रुपये के। आपको हैरत होगी कि वो 32 जो चैनल्स है, कोई 40% कंप्लीट है, कोई 50% कंप्लीट है, उसको पानी उनके लिए पैसे नहीं दिए जा रहे। जो काम हो चुका है वो भी तबाह और बर्बाद हो रहा है। 21 चैनल उनमें से 109 में से पॉइंट आउट किए गए जिनके ऊपर वो काम करना ही नहीं चाहते, उन्होंने ड्रॉप कर दिए। एक प्रोजेक्ट हमने शुरू किया कि हमारे पास एक वो है जो हमारी कमांड एरिया है 3 बैराजेस की। एक रीजन्स हमारे पास वो हैं जो हमारे एरिड जोन के रीजन्स हैं, जैसे थरपारकर हो गया, काछो हो गया, कोस्तान हो गया। वहाँ पे हमने एक स्मॉल डैम्स की स्कीम बनाई है। वो स्कीम्स में 44 डैम्स कंप्लीट कर चुके हैं हम। 16 के ऊपर ऑनगोइंग हमारा काम चल रहा है। इसके बाद वर्ल्ड बैंक के वहाँ पे हमने अप्रोच किया कि वर्ल्ड बैंक के तावन से 3 प्रोजेक्ट्स पॉइंट आउट किए गए। एक सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एक सिंध रेजिलियंस प्रोजेक्ट और एक स्वाट जिसका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस में अब प्रोसेस हुआ है। सिंध बैराज इम्प्रूवमेंट में हमारे पास जो सबसे पुराना स्ट्रक्चर था सखर बैराज का, उसके लिए हमने कहा रिहेबिलिटेट सखर बैराज को करें। गुड्डू बैराज 62 के बाद गुड्डू बैराज पे रिहेबिलिटेशन का काम नहीं हुआ था, और उसके बाद सिंध रेजिलियंस में हमने जो 2010 और 15 में, स्पेशली 2010 के फ्लड्स में जो बंदों के ऊपर एम्बैंकमेंट्स के ऊपर नुकसानात हुए थे उसके पॉइंट आउट किए गए। 9 बंद की एम्बैंकमेंट में स्ट्रेंथन कर चुके हैं, और सिंध रेजिलियंस में 14 स्मॉल रिचार्ज वियर्स कह दें या छोटे डैम कह दें, वो बना चुके हैं। और उसके फ़ेज़ 2 में अब जो आना है, फ़ेज़ 2 जो 2021 से शुरू हो रहा है, उसमें 53 स्मॉल रिचार्ज डैम हमने पॉइंट आउट किए हैं। स्वाट का प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होकर यहाँ से सिंध के पीएनडी डिपार्टमेंट ने फेडरल भेजा है, और स्वाट में यही पॉइंट आउट किया गया है किस तरह से हम पानी की शार्टेज, लाइनिंग, रेगुलेटर्स और राइट बैंक स्पेशली हम देख रहे हैं, उसकी प्री फिजिबिलिटी भी हमने स्वाट के अंदर डाली हुई है। मैं
आपको कंक्लूजन्स के तरफ में लेके जाऊं कि 3 बैराजेस हमारे पास हैं, पानी की शार्टेज का हमें सामना है। वर्स्ट अफेक्टेड हमारा एरिया जो है वो कोटड़ी बैराज और राइट बैंक सखर बैराज वो वर्स्ट अफेक्टेड है। टेल एंड एरिया सखर बैराज के हमारे वर्स्ट अफेक्टेड हैं। वहाँ पे पानी की इस दफ़ा थोड़ी देर पहले मिनिस्टर इरिगेशन बलूचिस्तान भी आए हुए थे, वहाँ पे भी पानी की शार्टेज इस वजह से हो रही है कि हमें पानी पूरा नहीं मिल रहा जो 1991 अकॉर्ड में था, जिसकी वजह से राइट बैंक पे सखर बैराज पे हम पाउंड लेवल मेंटेन नहीं कर पा रहे और बलूचिस्तान को, राइस कैनाल को, दादू कैनाल को पानी नहीं दे पा रहे। तो कंसंट्रेशन हमारी ये है डिपार्टमेंट की कि लाइनिंग के प्रोजेक्ट्स को देखें, स्मॉल डैम्स जहाँ पे कमांड एरिया नहीं है वहाँ पे स्मॉल डैम्स को देखें, लाइनिंग से हम कुछ पानी बचा पाएंगे। और इसके अलावा LBOD एंड RBOD प्रोजेक्ट जनरल ज़िया के दौर के दौरान शुरू हुआ, उसने बहुत बड़ा डिज़ास्टर किया है हमारे बदीन मीरपुर खास डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उसने मैं कोई 1 हफ्ता पहले बदीन गया हुआ था, उस स्पाइनल ने जो पुराने वाटरवेज थे, नेचुरल वाटरवेज थे, उसको काट के 200 में कर दिया है और उसकी जो लेवल रखी गई है उतनी ऊपर रखी गई है कि अगर बारिशें मीरपुर खास में, बदीन में, उमरकोट में होती हैं तो वो इलाका डूब जाता है, वो पानी नहीं निकाल पाता। लास्ट ईयर भी नंबर ऑफ ब्रीचेस लगे थे LBOD के अंदर और उसको ये कंसीडर नहीं किया गया उस प्रोजेक्ट में कि उसने वाटरवेज को कट किया है। RBOD प्रोजेक्ट इस जगह से बनाया गया है कि बहुत जगहों पे हमारे जो भी हाइड्रोलॉजी के इंजीनियर्स हैं या हमारे एक्सपर्ट्स हैं या पानी के हमारे माहिर हैं, वो कहते हैं कि दरिया के पेट से लेते हुए अगर ये RBOD जा रहा है समंदर तक, ये नहीं चलेगा। पहले दिन से इसके ऊपर रिजर्वेशन थी, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट बज़द है कि ये प्रोजेक्ट बनाएं। हमने उनके ऊपर ये कहा है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, रिविजिट करें, इसके फ्लाज निकालें। आप हम नहीं चला पा रहे, आप खुद चलाएं इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि जिसकी लोकेशन से ये जा रहा है प्रोजेक्ट, उस लोकेशन से हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं इसके अंदर फ्लाज हैं। तो ये गोशे गुजार थी कुछ चीज़ें जो आपके सामने मैंने रखी हैं और आपके सवालात का इंतजार। जाम साहब ये बता दें, जाम साहब ये बता दें जो पानी का मसला है ना, खासतौर पे आपने निशानदेही की कि सिंध में पानी की कमी का मसला है, तो वफाक की तरफ से और इरसा के कुछ माहिरीन की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि सिंध में पानी का ज़ियां ज़्यादा है और सिंध का जो अपना इरिगेशन सिस्टम है उसमें पानी की वेस्टेज ज़्यादा है। तो आप क्या कहेंगे कि वाकई ये खदशात या उनकी जो बातें या इल्ज़ाम है वो सही है? देखें, ये मसले से ध्यान हटाना, पानी के ऊपर जो डाका वो डाल रहे हैं उनसे ध्यान हटाने की बात है। हमारा शेयर जो 1991 के अकॉर्ड में डिटरमिन किया गया है वो 48 MF किया गया है। रबी के अंदर हमारा शेयर 14 MF समथिंग डिक्लेयर किया गया है या मेंशन किया गया है और खरीफ के अंदर 39.94 MF हमारा जो शेयर है वो अकॉर्ड के अंदर रखा गया है। हम जब वो मांगते हैं शेयर तो वो कहते हैं कि आपकी तरफ पानी ज़ाया हो रहा है। इसका सिंपल सा हम जवाब ये देते हैं कि एक तनख्वाह आपके डिपार्टमेंट ने, इदारे ने आपकी मुकर्रर की है, वो जब आपको मिलती है तनख्वाह, उसके बाद अगर इदारा ये बोल दे कि ये आप रोज़ घर में गोश्त पका रहे हैं, गाड़ी बड़ी रखी हुई है, वो उनका कंसर्न नहीं है। वो उस बुनियाद के ऊपर आपकी तनख्वाह की शार्टेज नहीं कर सकता। इस बुनियाद पे हमारी शार्टेज नहीं कर सकता कि हमारे पास कोई लीकेजेस है, नहीं है लीकेजेस, ये वो बहाना। अब ये कहते हैं कि कोटड़ी, सखर से कोटड़ी तक पानी की वेस्टेज होती है। हम उनको कहते हैं कि सखर से कोटड़ी दरिया तक जो किलोमीटर्स में आप करेंगे तो 200 किलोमीटर से ज़्यादा की लेंथ हो जाएगी आपकी, उसमें यकीनन पानी की वेस्टेज होती है आपके दरिया के कच्चे के अंदर। वो वेस्टेज वहाँ पे भी होती है। वो वेस्टेज 1960 में वापडा ने जब स्टडी की उसमें भी वो वेस्टेज मेंशन की गई थी। यहाँ पे दरिया की जो लेवल्स हैं, जो आपको टेक्निकल लोग बताते हैं, कोटड़ी से सखर तक इस तरह की है। वही लेवल अपर रिपेयरन में ग्रेडियंट ये नहीं है जो यहाँ पे है। तो यहाँ पे पानी की शार्टेजेस होती हैं, लेकिन कोई एबनॉर्मल शार्टेजेस नहीं है और उनसे उनका ताल्लुक भी नहीं है। हम डिमांड करते हैं जो हमारा शेयर है आप वो हमें दें। एक मेरा सवाल यह है कि पंजाब ने इस वक्त तौसा पंजनब किनार और चश्मा झेलम लिंक किनार पर सिर्फ अमलन काम रोका नहीं है, हकीकतन तो चल रहा है, उस पर सिंध हुकूमत क्या करे? दूसरा, रबी और खरीफ सीजन में सिंध को पानी की कमी के साथ कितना
नुकसान दिया गया, अगर उसको हम रुपये में कन्वर्ट कर सकें। देखिए, बहुत अहम सवाल है कि एक तरफ हम 20 सालों से पानी की शार्टेज शो कर रहे हैं। इरसा किस साल हम शार्टेज शो करते हैं 20%। इस दफ़ा खरीफ में इरसा ने 28% पाकिस्तान में पानी की शार्टेज शो की है। रबी में, खरीफ में उन्होंने पानी की शार्टेज 20% शो की थी। इस साल 99 से मैं आपको डेटा प्रोवाइड करता हूं। इस दफ़ा 99 से सिर्फ 2 जगहों के ऊपर, एक 2010 के अंदर, 2015 के अंदर जब फ्लड्स आए थे, उसके अलावा इरसा ये शो करता है कि पानी की शार्टेज है। मकसद ये हुआ कि जो ज़मीन अवेलेबल है पाकिस्तान में, उसकी इस दफ़ा 28% ज़मीन कम आबाद होगी पानी की शार्टेज का। हम ये मकसद निकाल लें सिंपल। तो दूसरी तरफ अपर रिपेरियन पंजाब केनाल बना रहा है, जलालपुर केनाल, वो 1,80,000 नई ज़मीन आबाद करेगा। दूसरी तरफ आप ग्रेटर थल केनाल 2 बनाने के लिए एकनिक में लेके आए हैं प्रपोजल, जिसके अंदर 17,39,000 एकड़ नई ज़मीन, बारानी ज़मीन, थल की ज़मीन आबाद होगी। तो ये किस किस्म की प्लानिंग पाकिस्तान में हो रही है? एक तरफ आप शार्टेजेस शो कर रहे हैं, एक तरफ बदीन, ठट्टा, सुजावल पानी की शार्टेज की वजह से दरिया के अंदर चले गए हैं, दूसरी तरफ आप नई ज़मीन आबाद करने की बात कर रहे हैं। ये कौन सी प्लानिंग है, कौन सा लॉजिक है? ये बात समझ से बालातर है। इसके ऊपर सिंध ने रेजोल्यूशन माजी में भी पास हुए हैं। रिसेंटली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रेजोल्यूशन पेश किया जो पास हुआ, जिसमें ग्रेटर थल केनाल 2 और जलालपुर केनाल को कंडेम किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि ये केनाल न बनाए, पाकिस्तान इस वक्त ये अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, जामखान साहब ही ॿुधाइजो मुंहिंजो सवाल सर अव्हांखे इहो आहे त सिंध में हिकु पासे पाणी जी शार्टेज जो मसइलो हले थो, ॿियो पासे आबाददारी पाणी जी खोट खे मुंहुं ॾियनि पिया। हिन वक़्तु जेको अहम इशू हले पियो, सिंध में भाण जी शार्टेज थी वई आहे। यूरिया जेको 1700 रुपए जो आहे, उहो हिन वक़्तु 2800 रुपया मिले थो। वफ़ाक़ पंहिंजो शेयर सिंध खे न पियो ॾिए ऐं ॿियो वरी जेके डीलर्स आहिनि उन्हनि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करे वरिती आहे। त तमामु घणो हिकिड़ो इहो अहम इशू हले थो। ॿियो मुंहिंजो इहो इशू आहे, जीअं तव्हां चयो त असां RBOD नथा हलाए सघूं, त इन RBOD न हलाइण खां पोइ वफ़ाक़ जो कहिड़ो जेका रद्द अमल आयो आहे, उन्हनि हामी भरी आहे त इहो सभु हू पाण हलाईंदा? पहिरीं ॻाल्हि त जीअं जिस तरह से इस हुकूमत की दूसरी नाहलियाँ आप देख रहे हैं, एग्रीकल्चर को ये कंसीडर ही नहीं कर रहे। हमारा मुल्क एग्रीकल्चर कंट्री है, हमारी इकानमी एग्रीकल्चर बेस्ड है, और उसको जिस तरह से इस हुकूमत ने तबाह और बर्बाद किया है, तो इसकी मिसाल दूसरी जगह पे आपको नहीं मिलेगी। आपने DAP का तो अभी जिक्र नहीं किया। 10,000 रुपये में भी आपको बोरी नहीं मिल रही DAP की। जो DAP बहुत ज़रूरी होता है, किसान जब वो डालता है तभी कोई फसल की उम्मीद होती है। आपने यूरिया की बात की, आपने पेट्रोल की तो बात ही नहीं की, डीजल की, कि जो ट्रैक्टर 800 रुपये में 1 घंटा चलता था, आज वो 2,000 रुपये में भी 1 घंटा चलाने के लिए तैयार नहीं है। आपने बिजली की, जो पंपिंग स्टेशन हम चलाते थे, जिसका बिल 1 लाख का आता था, उसका 3 लाख रुपये अभी बिल आ रहा है, उसका तो जिक्र आपने नहीं किया। एग्रीकल्चर तबाह हो चुका है। जो तेज़ी से अर्बनाइजेशन हो रही है, लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एग्रीकल्चर में लोगों के पास अभी खाने को कुछ नहीं है। और गवर्नमेंट की नाअहली ये है कि जब कोई चीज़ इंपोर्ट करने की बारी होती है तब नहीं करते, जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करने की पॉलिसी होती है या बारी होती है तब नहीं करते। यूरिया के ऊपर, DAP के ऊपर, अपने बीज के ऊपर इनकी कोई कंसीडरेशन नहीं है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है, और ये सूरत हाल एग्रीवेट होगी। इस दफ़ा गंदम जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पे DAP नहीं दिया गया, गंदम जहाँ जहाँ लगी है वहाँ पे फर्टिलाइज़र यूरिया हम नहीं दे रहे, प्रोडक्शन आपकी कम होगी। आपको यही गंदम 4,000 रुपये मन के हिसाब से इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और वो करेंगे, लेकिन इस दफ़ा किसानों को ये अवेलेबल नहीं कर रहे। RBOD वाला बहुत अहम इशू है। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन का बहुत बड़ा इशू है सिंध का। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन ने मंचर को तबाह कर दिया है। राइट बैंक आउटफॉल ड्रेन ने हमल को तबाह कर दिया है। पानी जो वहाँ से आ रहा है, इनकी गलत प्लानिंग की वजह से सबसे बड़ी जो फ्रेश वाटर बॉडीज़ थी, जिनके ऊपर हमारे
मलाहों का गुज़र और सफ़र था वो तबाह और बर्बाद हो चुका है, कंटेमिनेटेड वाटर हो चुका है। और वो प्रोजेक्ट इतना गलत उन्होंने प्लानिंग करके, आप अंदाज़ा करें 7 आप गए होंगे, दरिया के बेड के अंदर से RBOD लेके जा रहे हैं। 2010 की फ्लड में वो टूट गया था। दरियाए सिंध जो इतना बड़ा दरिया है उसके बेड से आप RBOD किस तरह लेके जाएंगे? अच्छा, एक सेकंड हम चला नहीं पा रहे। हम RBOD के ऊपर हमने उनको कहा है कि इसको रिव्यू करें, इसको देखें, जिस जगह पे आप बनाना चाह रहे हैं, जब भी बारिश आती है, जब भी सैलाब आता है, RBOD टूट जाता है। और ये पैसे हम ज़ाया कर रहे हैं, आप अपने भी पैसे ज़ाया कर रहे हैं, हमारे पैसे भी ज़ाया कर रहे हैं, और हमें सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि हमारी जो वाटर बॉडीज़ है वो तबाह हो चुकी हैं। जहाँ साहब ये पानी की शॉर्टेज की वजह से जो नुकसान होते हैं उनके तफसील तो आप ले आते हैं, लेकिन एक तासुर पाया जाता है कि आपके पास इतना अख्तियार नहीं है कि किसी इंजीनियर की आप ट्रांसफर मुश्किल कर सकें, कोई और कुव्वत है जो महकमा आबपाशी को चला रही है, तो ये तासुर कितना नहीं? देखिए, ये तासुर अब ख़त्म होना चाहिए। इस दफ़ा जहाँ जहाँ पे पानी की शॉर्टेज हुई थी, मैं खुद गया था, जहाँ जहाँ पे भी हमें एक्शन लेने पड़े थे हमने एक्शन लिए हैं। और जहाँ जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सका, जिन अफसरान की हमने देखी नाअहली थी, एक तो अव्वल पानी आपके पास सिस्टम में नहीं था, तो एंड के ऊपर आपके मसाइल होते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ पे मैं नाम नहीं मेंशन करता, गलत बात होगी अफसरान के नाम मेंशन करना यहाँ पे, लेकिन आप ज़रूर देखेंगे कि हमने चीफ इंजीनियर लेवल तक के लिए भी एक्शन प्रपोज किए और लिए भी। हुकूमत में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, सिंध में हमेशा टियों भेरो इक़्तिदार में, उन बावजूद खोट है। हमेशा हर 5 साल 15 साल में करे सिंध में पानी की खोट पई है। ऐं सिंध वरी 15 साल में करे बुलंदी बचे पई, उॾे बि सिंध ऐं सुके बि सिंध। तो उन लाइ सिंध लाइ तव्हां भला जेकॾहिं पाणी मथां खोट है, कुदरती खोट है, त तव्हां जेको बरसातूं अचनि थियूं, कुदरती लंघर तव्हांखे पुकास हुआ, तव्हां ॾिसी आया चेयरमैन साहिब पोइ भेरे ॿियो बि हुयो, त तव्हां 15 सालनि में अहिड़ी का प्लानिंग न ठाहे सघिया त सिंध वासियुनि खे ॿुॾण खां बचायो? भला पाणी त मथां नथो अचे, ॿुॾण खां तव्हां बचाइण लाइ कहिड़ी प्लानिंग कई आहे? तव्हां ॾाढो अहम सुवालु आहे। जीअं मूं तव्हांखे चयो त असां 9 वॾा इम्बैंकमेंट जेके पॉइंट आउट थिया हुआ उहे पका कयासीं, बंदि रीस्ट्रेंथन कयासीं। LBOD में जेके नेचुरल वाटरवेज बंदि कया फेडरल गवर्नमेंट, ग़लति प्लानिंग कई फेडरल गवर्नमेंट, अरबे रुपया लॻाए खाई फेडरल गवर्नमेंट वई। असां उन्हनि जे लाइ नेचुरल वाटरवेज खे रेस्टोर, ढोरा ऐं पुराण रेस्टोर करण लाइ स्कीम विधीसीं। उन स्कीम ते कमु कंदे असीं उहे नेचुरल जेके वाटरवेज आहिनि उहे रेस्टोर कयूं पिया। ईअं पिया कयूं जितां मिसाल तो पुराण आई पे रोशनाबाद वटि पुराण खे कट करे छॾियो आहे, LBOD मेन उन कट करे छॾियो आहे। अहिड़े नमूने सां जीअं वठी तव्हां वेंदा LBOD खे टूवर्ड्स बदीन, चइनि जॻहियुनि तां तव्हां के बि आम माण्हूअ खे वठी वेंदा, LBOD हिते मथे ठहियलु आहे, नेचुरल वाटरवेज पुराण ऐं हाकड़ो दरिया इनखे बंदि करे छॾियो अथनि, उनखे असीं रेस्टोर करियूं पिया। हींअर असां स्कीम विधी आहे, 4 जॻहियुनि तां अंडर पासिस असां प्रपोज़ कया आहिनि कि LBOD जॾहिं ठाहियूं पिया तॾहिं उन्हनि अंडर पासिस न ॾिना। हाणे असीं उहो अंडर पासिस विझूं पिया जीअं पुराण ऐं डोरा रेस्टोर थियनि। असीं हींअर आउं वियोसि तव्हां वटि शकूर ढंढ ताईं, तव्हांखे मीडिया जे दोस्तनि खे आउं दावत ॾेई वठी हलंदुसि। तव्हां शकूर ढंढ ते हलो, इंडिया ऐं पाकिस्तान जे बॉर्डर ते, आप वहाँ पे चल के देखेंगे, आपको रोना आएगा जिस तरह से उन इलाकों को तबाह और बर्बाद किया गया LBOD की वजह से। क्योंकि पहले वहाँ पे फ्रेश वाटर जाता था, पहले वहाँ पे जंगलात थे, इकोलॉजिकल एक सिस्टम था, वहाँ पे जानवर थे। अब वो बरपट और बयाबान है सिर्फ एक वजह से कि LBOD बना के आपने सेम का पानी, फ्रेश वाटर की जगह पे सेम का पानी उनको दे दिया। फ्रेश वाटर के जो कैनाल्स थे, जो वाटर बॉडीज़ थी, उनको आपने बंद कर दिया LBOD की वजह से, गलत प्लानिंग की वजह से। अब उस वक्त भी सिंध ने प्रोटेस्ट किया था 94-95 में, भाई हम इसको नहीं लेते, ये आपने गलत बनाया है ये LBOD। अब हम उसको, उनकी जो खामियां थी वो निकालने के लिए एक काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो अंडर पासिस बना के पुराने वाटरवेज को रेस्टोर कर दें। साहब ये बताइएगा, समंदर सिंध की लाखों एकड़ ज़मीन निकल चुका है और मज़ीद ज़मीन समुद्र की नज़र हो रही है, कहीं ये ठट्टा तक तो नहीं पहुँचेगा, ठट्टा भी समुद्र में नहीं निकल जाएगा? सर, मैं आपको 2 स्टडीज़ की तरफ आपकी तवज्जो दिलाऊं। 2 जो अहम स्टडीज़ थी कि समंदर में कितना पानी जाना चाहिए। 1991 के अकॉर्ड में कहा गया कि 10 MF पानी समंदर में हर साल जाना चाहिए, जिससे समंदर की जो ज़रूरत है या जो हमारे डाउन स्ट्रीम के डिस्ट्रिक्ट से उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके।
उसके ऊपर अमल नहीं किया। उस 1991 के अकॉर्ड के उस प्रोविज़न को चैलेंज किया गया कि ये 10 MF पानी बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी स्टडी करवाई गई। थर्ड पार्टी स्टडी ने ये कहा कि 5 MF पानी हर साल प्लस 5000 क्यूसिक पानी रोज़ समंदर में जाना चाहिए, जिससे समंदर की जो आगे मैंग्रोव्स हैं, समंदर के आगे जो हमारे डाउन स्ट्रीम कोटड़ी के हैदराबाद के नीचे डिस्ट्रिक्ट है, जो सी इंट्रूजन है, जो सब सॉइल का पानी खराब हो रहा है, उसको रोका जा सकेगा। लेकिन हर साल कुछ भी पानी हम रिलीज़ नहीं कर रहे। डेटा ये कहता है कि 22 लाख से 32 लाख एकड़ ज़मीन आपकी समंदर ख़राब कर चुका है, जो आपको मैं लेके दिखाने के लिए तैयार हूँ। मैंने लास्ट स्टैंडिंग कमेटी की वाटर के ऊपर मीटिंग थी, वहाँ 22 लाख से 32 लाख एकड़ ज़मीन हमारे 2 तेल के तहसील हेडक्वार्टर समंदर के अंदर चले गए हैं, जिनको 3 दफ़ा शिफ्ट करके लेके ऊपर आए हैं। एक सेकंड मैं सही साहब आपकी जान से अगर आपकी मौजूदगी का फायदा लेते हुए सवाल कर सकता हूँ मेहरबानी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप रोजाना की बुनियाद पर नए बल्दियाती निज़ाम के हक में दलाल देकर आपका गला सूख गया, नतीजे में आपको धमकियाँ और गालियाँ मिल रही। ताज़ा इतलात ये है जो बहुत खतरनाक इतलात है कि लोग कह रहे हैं कि हम इशारे के इंतजार में, इशारा मिल जाए तो हम वो काम करेंगे जो माजी में उनके बड़े करते थे। देखिए, पहली बात तो ये है, मेरा गला खुश्क नहीं हुआ है, हमने औरों के दिमाग को ज़रूर खुश कर दिए। देखिए, लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम पर मैं फिर कह रहा हूँ, तनकीद करना, उस पर हुकूमत के ऊपर इल्ज़ामात लगाना, अपनी तजावीज़ देना, मुतालबा करना, मुज़ाहरा करना, जलसा करना, ये सब कहा गया, इस पर कोई इशू नहीं है। लेकिन एक अच्छे कानून को और उसके अंदर बेहतरी आने के बावजूद उसको मनफी अंदाज में पेश करके सूबा सिंध के अंदर नफ़रतें पैदा करने की कोशिश करना, लिसानी फसादात कराने की कोशिश करना, लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करना, कराची को एक मरतबा फिर अल्ताफ़ हुसैन के वक्त का कराची बनाने की कोशिश करना, ये ऐसी चीज़ है जिस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये अमल ना हो, और हमारी ज़िम्मेदारी भी है, और हम दीगर सियासी जमातों को इससे आगाही भी दे रहे हैं कि जी हमारा कानून आप देख लीजिए। मैंने कल भी बताया था कि 2013 के कानून के मुकाबले में इस वक्त जो तरामीम हमने की हैं, उस कानून को हमने बेहतर किया है, और कुछ चीज़ें जो 2001 के कानून में भी नहीं थीं वो हमने इस मरतबा मेयर को दी हैं। 2001 में भी वाटर बोर्ड के कानून में नहीं लिखा था कि चेयरमैन या को चेयरमैन मेयर होगा। वाटर बोर्ड का कानून ये कहता था कि सूबाई हुकूमत जिसको चाहेगी उसको चेयरमैन लगाएगी। हमने कानून में ये लिख दिया कि वाटर बोर्ड का जो को चेयरमैन है वो मेयर होगा, ये पहले नहीं था। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, जाम खान शोरो भी वजीर रहे हैं, मैं भी वजीर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट का, 2001 में 79 में, उसके बाद से 2013 में मेयर का काम ही नहीं था, ये गार्बेज कलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं था। लेकिन मेयर साहब रोज़ खड़े होकर कहते थे मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है, मेरे पास तो कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। पहली मरतबा पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बना दिया है, और वाइस चेयरमैन जो है हमने कमिश्नर को बना दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन कभी भी लोकल काउंसिल्स को नहीं दी गई, हमने वो लोकल काउंसिल्स को दे दी कि कलेक्शन भी आप खुद कीजिए। इसके अलावा जो 10-11 महकमे में बार बार बता चुका हूँ कि उसमें हमने लोकल काउंसिल्स के मुंतखब नुमाइंदों को ये उनके साथ कनेक्टिविटी उनकी कर दी है, उनको इख्तियार दे दिया है। मैंने बताया था कल, फिर मैं किताब लाना भूल गया हूँ भाई। 2013 के कानून में 50 सफ़ात पर इन लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के फंक्शंस लिखे हुए हैं, 50 पेजेस हैं, पूरे 50 पेजेस। अगर वो नहीं अदा कर रहे हैं तो उनसे सवाल किया जाए कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमने किया क्या इनमें से। 5 पेजेस पर उनके टैक्सेस हैं, अगर उन्होंने टैक्सेस नहीं लिए तो सवाल उनसे करो कि ये टैक्सेस तुम्हारे थे, तुम बताओ कि किस मद में तुम्हारे कितने टैक्सेस तुमने कलेक्ट किए हैं। जिस बात का जवाब उनको देना चाहिए वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं सूबाई हुकूमत की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम इनको साथ सिर्फ इनके साथ ये हो गया है कि ये जो हैं वो तड़प रहे हैं, ये बेचारे परेशान हैं कि कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब ये दोबारा अपने बैलेट बॉक्सेस को भरें। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों जब कराची का आदमी वोट डालने जाए तो कहे भाई आपका वोट डल गया है। कराची में वो हालात कैसे पैदा हों कि मरा हुआ आदमी कब्र से भी वोट डाल रहा हो।
कराची में वो हालात अब नहीं हैं। इनको बेचैनी ये है, और ये हालात पैदा उस वक्त होंगे जब खुदा न खास्ता इनको दोबारा वो मौके मिले कि वो यहाँ पर खुरेजी करें या लोगों को मारें, लोगों को डराएं, लोगों को धमकाएं। ये कराची शहर को फिर हाईजेक करना चाहते हैं अपने गन के पॉइंट के ऊपर, तो वो हालात अब नहीं आएंगे। और मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि कल वो मैंने देखा एक साहब जो है फरमा रहे थे कि बीबीबी जो है वो गई थी 90 पे। तो भाई जब 88 में इलेक्शन हुआ था, मैं ये मानता हूँ 88 के इलेक्शन में एमक्यूएम को सही वोट पड़ा था, जेन्युइन वोट पड़ा था, लोगों ने वोट दिया था। 88 में मैं बिल्कुल मानता हूँ जो बात सही है। 90 के इलेक्शन में भी उनको वोट ठीक पड़ा था। ये जो शैतानियाँ शुरू हुई थी बाद में हुई थी। बीबी बिल्कुल गई थी और एमक्यूएम को हम एक पॉलिटिकल पार्टी समझते थे। कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का मैंडेट था उनके पास, बात करने में कोई चीज़ नहीं थी। आज भी मैं ये समझता हूँ कि भाई कुछ वोट उनका है ज़रूर बचा खुचा, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन उस वोट की बुनियाद पर पूरे सूबा सिंध को आग और खून की होली में धकेल देना, उसको खेल में झोंक देना, ये हम नहीं होने देंगे। एमक्यूएम के लोग जो कल वो फरमा रहे थे साहब, मैं उनको याद करा दूं, ये बात मैं बार बार कह चुका हूँ। हमें ये कहते हैं कि 2008 में तुमने इनको हुकूमत में क्यों लिया। 2007 में लंदन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, 12 मई के बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, APDM एक बनी थी वहाँ पे, याद है आपको सब। उस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये फैसला किया था इस मुल्क की सारी सियासी जमातों ने कि एमक्यूएम एक दहशतगर्द तंजीम है, एमक्यूएम के साथ कोई जमात बात नहीं करेगी, कोई जमात इसको पार्टी में अपनी हुकूमत में शामिल नहीं करेगी। ये रिकॉर्ड की बातें हैं सारी, मैं सिर्फ याद दहानी करा रहा हूँ। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त भी खड़े होकर वहाँ कहा था कि नहीं, ये जो बातचीत ना करने वाली बात है ये मुनासिब नहीं है, पॉलिटिकल लोगों को इंगेज करना चाहिए। उस वक्त 2008 के इलेक्शंस हुए, पीपल्स पार्टी जीत कर आई। हमें सिंध में हुकूमत बनाने के लिए उनकी ज़रूरत नहीं थी। वफाक में PMLN हमारे साथ थी, हमें ज़रूरत नहीं थी। इन्होंने किया क्या था, इन्होंने कराची की बिजनेस कम्युनिटी को बुलाया, उनको ये कहा कि अगर पीपल्स पार्टी ने हमें हुकूमत में शामिल नहीं किया तो अपना कारोबार यहाँ से बंद करो, हम तुम्हें बिजनेस यहाँ पे नहीं करने देंगे। पुराने अखबार निकालें आप, 2007 के 8 के इंतखाबात के बाद के, यहाँ से बिजनेस कम्युनिटी का डेलीगेशन आसिफ अली जरदारी से इस्लामाबाद में मिला था। वहाँ जाके रोना रोया था कि भाई इन दहशतगर्दों को हुकूमत में डालो वरना ये शहर में खून खराबा करेंगे। उस वक्त जनरल परवेज मुशर्रफ जो इनका सरपरस्त था वो सदर पाकिस्तान था। पीपल्स पार्टी जब हुकूमत में आई तो यहाँ की पुलिस डिमोरलाइज थी, यहाँ के पुलिस को मार मार के उन्होंने बिल्कुल नाकाम कर दिया था, निकारा कर दिया था। पुलिस काम करने को तैयार नहीं थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस निज़ाम को कैसे चलाती, शहर को दहशतगर्दी से कैसे बचाती, इस मुल्क की बिजनेस कम्युनिटी को कैसे बचाती। हमने वो कड़वा घूंट पिया। आसिफ अली जरदारी साहब ने इस उम्मीद पर कि शायद कराची में अमन कायम हो जाए, हम इनको अपने साथ मिला लें, कराची के बिजनेसमैन अपना कारोबार कर सकें, कराची के लोग सुकून की सांस ले सकें, हमने वो कंप्रोमाइज़ किया और इनको हुकूमत ने साथ मिलाया। ये अब कहते हैं हमें क्यों मिलाया, उसको तो अखबार दिखाएं। ये कहते थे कि अगर कराची का मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया तो हम पता नहीं क्या क्या कर देंगे। अखबार ने छपाया आपके भाई, मैंडेट तस्लीम करना क्या मतलब, हुकूमत में आएंगे तो मैंडेट हो गएगा। भाई असेंबली में आ गए आपका मैंडेट है, आप जितनी सीटें लेकर आए आपको मानते हैं, लेकिन अपने मैंडेट पर ब्लैकमेल करना, डिक्टेट करना, अपनी टर्म्स पर हुकूमतों को झुकाना, ये मैंडेट नहीं होता। ये गुंडागर्दी होती है, ये ब्लैकमेलिंग होती है, ये बदमाशी होती है जो बदकिस्मती से शहर के साथ की गई है माजी में। इस वक्त इनको परेशानी ये है कि अगर बल्दियाती इलेक्शन अगले चंद महीनों में हो गए तो जितनी जिल्लत इनको NA 249 में हुई है, जितनी जिल्लत इनको कैंटोनमेंट के इलेक्शन में हुई है, उससे बड़ी जिल्लत इनके नसीब में लिखी हुई है और वो होगी। उससे बचने के लिए खूनरेजी की तरफ जाना चाहते हैं, ये शहर को बर्बाद करने की तरफ जाना चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इतना शोर मचाते हैं लोकल गवर्नमेंट पे, भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है, उस पर क्यों आवाज़ इनके मुंह से नहीं निकलती है कि कराची के लोग पेट्रोल महंगा नहीं ले रहे हैं, कराची के लोगों के घरों में गैस नहीं आ रही है, इनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है कि जी वफाकी हुकूमत गैस नहीं दे रही हमें। कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस बिल्कुल बंद कर दी गई है, इनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है कि कराची की इंडस्ट्रीज़ को गैस बंद कर दी गई है। महंगाई इतनी हो रही है, इनके मुंह से आवाज़ क्यों नहीं निकलती है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, पीपल्स पार्टी के साथ 4 मरतबा हुकूमत छोड़ी इन्होंने कि पेट्रोल सस्ता करो, इस मरतबा इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है कि पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा है। ये कराची के लोगों के हमदर्द नहीं हैं, ये अपनी सियासी दुकान चलाना चाहते हैं कराची में खूनरेजी करके।
मुझे फ़ख्र है, मुझे खुशी है कि कराची के लोग इनके बेकामे पे नहीं आ रहे हैं, इनकी बातों को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। ये जितनी ड्रामेबाजियाँ कर लें, ये इधर उधर की कहानियाँ दिखा दें, MQM कराची के शहर की खैर ख्वाह नहीं है। अगर कोई और कहे ना कि जी पीपल्स पार्टी कुछ नहीं कर रही, तो उसको हक है बोलने का। MQM को ये हक नहीं है कि हम पे बोले कि जी हमने कुछ नहीं किया। जिस जमात ने शहर को बर्बाद किया है, जिस जमात की वजह से शहर से बिजनेस गया है, जिस जमात की वजह से शहर की तालीम खराब हुई है, जिस जमात की वजह से यहाँ दहशतगर्दी परवान चढ़ी है, वो हमें कहते हैं कि हमने शहर को खराब कर दिया। हम इन दहशतगर्दों को दोबारा कराची में दहशतगर्दी नहीं करने देंगे, ये बात वो जहन में रख लें। हमने पहले भी इनको मुंह दिया है, जब ये उरूज पे थे, जब ये गोलियां मार के बोरियों में डालते थे, हमारे पास ना गार्ड होते थे ना पुलिस होती थी भाई, उस वक्त इनको मुंह देते थे। अब तो ये बेचारे बिल्कुल मरे हुए, अभी क्या धमकियां देंगे हमें। थैंक यू। गलत बोला है, गलत बोला है। अच्छा ये बता दीजिएगा जाम साहब, सवाल बनेगा, आप हमेशा एक्टिविटीज़ वगैरह करते रहते हैं, जैसे कराची में सॉलिड वेस्ट हो या फिर अंडर पास सारे मनसूबे बनाकर गए, फिर आगे दूसरे कराए, उसके बाद कोई जवाब नहीं आया। घर में अगर इरिगेशन का सिस्टम भारत में जा सकता है, रेगिस्तान पूरा भारत का आबाद हो सकता है, राजस्थान, तो थर का रेगिस्तान क्यों नहीं आबाद हो सकता? एरिड जोन है, आप इस पर कोई स्टडी कराएंगे, वफाक से बात करेंगे कि थर के लिए खसूसी पानी दें ताकि नमकोट से आगे फिर थर तक ले जाए, थर की ज़मीनें आबाद हो। अब की ये पोजीशन ये है कि जो मौजूदा कमांड एरिया है, जो ज़मीनें आबाद हो रही हैं, वो रेगिस्तान बन रही हैं, वो उसके लिए पानी नहीं दे रहे, तो नए कैनाल के लिए कहाँ पानी देंगे? यही मैंने अर्ज़ किया था कि उन्होंने बदीन, टट्टा, सजावल जो आबाद ज़मीनें थी, जहाँ पे सखर बैराज, कोटरी बैराज की नहरें खुदी हुई हैं, जहाँ पे हमारे कैनाल बने हुए हैं, वहाँ पे हम पानी नहीं दे रहे, तो थर को, डिजर्ट को किस तरह को करने देंगे? हाँ, थल आबाद कर रहे हैं, थल के लिए थल कैनाल बना रहे हैं, जहाँ के लिए बना रहे हैं। थैंक यू।